नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज का स्पेशल लाइव सेशन है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में। आप खुल के क्वेश्चन पूछें। पीछे भी जितने भी लाइव सेशंस हुए हैं बड़े अच्छी आप लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो जितना आप खुल के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे उतना ही मैं जवाब दूंगा। मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूँ कब्ज के बारे में, क्योंकि पीछे भी मैंने जो शंख की वीडियो बनाई तो उसमें बहुत सारे लगभग 1000 के आसपास उसमें कमेंट्स आए। मैंने सबके आंसर दिए हैं, तो मैं सबके आंसर दूंगा, चाहे लाइव सेशन खत्म होने के बाद भी दे पाऊँ, लेकिन मैं सबके आंसर दूंगा। आप सब इंडिविजुअल कस्टमाइज क्वेश्चन पूछें। और मैं फिलहाल पहले एक बार बताता हूँ कि कब्ज के बारे में आज ये क्यों सेशन रखा है, कितनी इंपॉर्टेंस है कब्ज की। तो कब्ज की वजह से इतने ये इसके कब्ज के इश्यूज़ हैं। कब्ज के बारे में उसे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कब्ज से एक तो धीरे धीरे करके बवासीर हो सकती है समय के साथ साथ, अगर कब्ज का प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट ना हो। तो एक तो बवासीर हो सकती है कब्ज से, और दूसरा पाइल्स जिसे कहते हैं पाइल्स। दूसरा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो सकती हैं, जैसे हमेशा फुलनेस रहती है पेट में और लगता है कि मोशन होंगे लेकिन होते नहीं। फिर स्ट्रेस या तनाव, बहुत बड़ा कब्ज की वजह से भी तनाव होता है, और फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अगर पाचन ठीक तरह से ना हो तो बड़ी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, नेगेटिव थिंकिंग सी ऐसी हो जाती है। और फिर धीरे धीरे करके आंतों में सूजन, आलस भी होता है, और फिर ओबेसिटी का भी कनेक्शन कब्ज के साथ है। अगर धीरे धीरे कब्ज का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो अननेसेसरी वजन बढ़ता रहता है और मोटापा होता है। फिर हृदय रोगों को भी बढ़ावा मिलता है कब्ज की वजह से। अगर कब्ज लंबे टाइम तक चलेगी हृदय रोगों को बढ़ावा मिलेगा। पथरी की शिकायत हो सकती है, जगह जगह की पथरी हो सकती है। फिर जब बॉडी में अगर हमारे सेल्स जो है इनएक्टिव सेल्स रहेंगी तो कैंसर को भी बढ़ावा मिलता है, और आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स, स्किन पे रिंकल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कब्ज की वजह से। तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है बॉडी का। और झुर्रियाँ स्किन में, चेहरे पे झुर्रियाँ, बॉडी में झुर्रियाँ ये होती हैं। और ब्लड में जैसे क्योंकि अशुद्धियाँ बढ़ती जाती है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो मुंह में से स्मेल आती है, बदबू आती है कब्ज की वजह से, और भूख खत्म हो जाती है, जैसे फीलिंग वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, नोजिया की फीलिंग होती है। और बच्चों में खासकर कब्ज की वजह से हाइट बढ़नी रुक जाती है। तो ये थे कब्ज के कॉम्प्लिकेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट इशू है कब्ज आज। तो कब्ज के बारे में पूरा हम डिटेल में एक एक पॉइंट से डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बताया कि कब्ज का आज टॉपिक हमने क्यों लिया है। अब मैं एक लंबी सीरीज जारी रखूंगा। इस समय 4 बजे, शाम को 4 बजे लगभग डेली मैं लाइव होऊंगा आपके बीच में, डिफरेंट उस पे इश्यूज पे। एक हम आने वाले समय में आर्थराइटिस के बारे में भी रखेंगे कि जोड़ों का दर्द बहुत होता है आजकल, अब शुरू हो गया है, और वैसे भी कई लोगों को होता है हमेशा, जोड़ों के दर्द के बारे में। फिर हम ओबेसिटी के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, समय समय पर ब्रोंकियल एस्मा, दमे की शिकायत के बारे में भी हम रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज के कारण क्या होते हैं। अब कब्ज का कारण की अगर मैं बात करूँगा आपको, तो कब्ज जो है, लोग कहते हैं कि फाइबर्स कम खाने से कब्ज होता है, कोई कहता है पानी कम पीने से कब्ज होता है। लेकिन जो मेरा थिंकिंग है और मैंने जो अभी तक पढ़ा है, पिछले 25 साल में मैंने 7 लाख के आसपास पेशेंट देखे हैं, तो मेरा ये अनुभव है और शास्त्रों में भी लिखा है कि कब्ज एक माइंडसेट का खेल है। हमारे विचार, हमारी जो मन की वृत्ति जो है वो कब्ज को डिसाइड करती है। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग ही बढ़ती रहती है और हमारा सिस्टम अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो पाता। तो हमें सकारात्मक विचार होने चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो हम काम करें हमें 100% उस काम में लगाना चाहिए। अगर हम खुश होकर काम करेंगे, मनोवृत्ति हमारी अच्छी होगी, तो हमें कब्ज हो नहीं सकती। तो अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम अच्छा ही खाना खाएंगे, हमें उसका पाचन भी 100% होगा। अगर हमारे विचार ठीक नहीं होंगे तो हमारे नेगेटिव थिंकिंग में जाके हमें दिक्कत होती है। एक दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कब्ज का, जल्दी खाना खाना। तो हम खाना आराम से खाएं। देखिए चरक संहिता में जैसे आता है कि 1 मिनट में हमें एक भोजन में हमें लगभग 32 बाइट खाना होता है ना, 1 अंजल भर खाना होता है। तो 1 बाइट को 1 मिनट तक चबाएं हम। लगभग 32 बाइट खाना है हमें पूरा, हमारा जो मील है, एक टाइम का मील है, उसमें 1 बाइट को 32 टाइम चबाएं और टोटल 32 बाइट खाएं, तो हमें कब्ज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। और फिर देर से खाना खाने से कब्ज होती है। कब्ज से फिर गुस्सा आता है, व्यक्ति चिड़चिड़ापन, गुस्सापन हो जाता है, तो उसे बचना पड़ेगा हमें। बाकी देर से सोना, देर से उठना कब्ज का बहुत बड़ा कारण है।
देर से उठना, देर से सोना। अगर हम देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन का सिस्टम है, वही सारा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, फिर हमारी आंतों की मोटिलिटी ठीक नहीं रहती, फिर हमें कब्ज होती है। एक होता है कब्ज का कारण कंफर्ट जोन में रहना, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना, अपने मन मर्जी के मुताबिक गर्मियों में खूब एसी का उपयोग करना, सर्दियों में ब्लोअर चलाना, रूम हीटर चलाना, शरीर को कष्ट ना देना, ये भी कब्ज का बहुत बड़ा। जितना मेहनत का काम होगा हमारा, जितना हम दिन भर मेहनत करेंगे, उतना हम कब्ज से बचे रहेंगे, फिर हमें कब्ज हो नहीं सकती। ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा ये हमें देखना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज ना करें। जो मैंने अभी तक पाया है अपने पिछले 25 वर्षों की उसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि डेयरी प्रोडक्ट्स का ओवर यूज करना, ज़्यादा दूध, ज़्यादा घी, ज़्यादा मक्खन, ताकत वाली चीज़ें खाना, ये कब्ज का कारण है। जितना हम घास फूस खाएंगे, सब्जी, दाल, रोटी, खिचड़ी, दलिया, लंगर जैसा खाना, भंडारे जैसा खाना, आप कब्ज कर नहीं सकता कभी भी। तो सिंपल खाना खाएं। ये ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चिकनाहट, कोई तली हुई चीज़, मिर्च मसाले की चीज़, उससे भी फिर हमें कब्ज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा फिर हम जैसे बच्चों को भी माता पिताएं 1-1 साल का बच्चा हो जाता है, 2 साल का दूध पिलाते रहते हैं बार बार, तो फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी कब्ज नहीं ठीक होती, इसे पोटी नहीं आती। मैं कहता हूं देखो, गाय भैंस इतना सारा गोबर करती हैं, गाय भैंस दूध नहीं पीती, गाय भैंस तो घास फूस खाती हैं। अगर बच्चों को सब्जियां खिलाएंगे, सब्जी दाल रोटी खिचड़ी रह देंगे, तो उसे कब्ज हो नहीं सकती। ये ध्यान रखना है हमें। उसके अलावा जो कहते हैं, आजकल मेडिकल साइंस भी कहती है कि हाँ फाइबर्स वाला खाना खाएं, तो उसमें सब्जियां डालें, खिचड़ी दलिया रोटी ऐसा खाना दें, और खाने में हमारा फ्रेश खाना खाएं, हम बासी भोजन ना खाएं। अगर बासी भोजन लेंगे तब हमें कब्ज होगी, उससे हमें बचना होगा। बासी भोजन का मतलब आप भी समझते होंगे अच्छी तरह से, ब्रेड, बिस्कुट, रस, पिज्जा, बर्गर, ये देखिए ये होता है बासी भोजन, जिसको हम जंक फूड भी कह देते हैं। एक तो बासी भोजन, एक जंक फूड। ये देखिए मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि क्या खाने से कब्ज होती है। कब्ज का बहुत बड़ा कारण एक हमारा गलत डाइट है। तो डाइट का ध्यान रखें कि एक तो जो 4 व्हाइट पॉइजन्स हैं, चीनी, सफेद नमक जिसे सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं, कॉमन साल्ट, मैदा और ट्रांसफैट, ज्यादा चिकनाहट। जितनी ज्यादा ताकत की चीजें होंगी, जितनी ज्यादा टेस्टी चीजें होंगी, वही कब्ज का कारण है। जितना सिंपल भोजन होगा, जितना नीरस भोजन होगा, उतना ही हमारी हेल्थ सरस रहेगी। जितना सरस भोजन होगा, उतनी ही हमारी हेल्थ नीरस रहेगी और हमारे अंदर निगेटिव थिंकिंग रहेगी। ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, ज्यादा चीनी, ज्यादा सफेद नमक। तो पैकेट वाले खाने जैसे केचप, चिली सॉस, बासी चटनी, ये जितने भी पैकेट होगी चीजें आती हैं, स्टोर के फूड, ये सब कब्ज का कारण है। फिर बेकरी के प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्रीज, पैटीज, चॉकलेट, मोमोज, आइसक्रीम, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि, ये गैस बनती है, सारे जाम हो जाते हैं। अगर खाना भी खाया है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना तो अच्छा खा लेता है, बस कभी कभी पेस्ट्रीज खा लेता है, ये अच्छे खाने को भी खराब कर देते हैं। इसी तरह से पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मोमोज वगैरह, ये भी, इनमें तो कच्चा मैदा होता है। देखिए अगर मैदे का बना हुआ खाना भी खाएंगे, उससे भी नुकसान होगा। ये तो कच्चा मैदा सीधा नुकसान करेगा। तो जंक फूड से खुद भी बचें, बच्चों को भी बचाएं। अगर माता पिता जंक फूड खाएंगे, फिर तो बच्चे भी खाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी आइडियल एक रोल मॉडल अदा करें और ये चीज बिल्कुल ना यूज करें। फिर तली भुनी चीजें, इवन घर में भी पकोड़े, परांठे, टिक्की, चिप्स, कुरकुरे, मसालेदार छोले, वेफर्स आदि, इनसे सारा पाचन खराब होता है। ये चिपक जाते हैं आपस में हाथों में, और ये एक सीमेंटिंग की प्रोसेस शुरू कर देते हैं, इनसे दिक्कत होती है। फिर खाने की गलत आदतें, मान लो देर रात को खाना, देर तक, फिर लेट रात को सोना, खड़े खड़े खाना खा लेना। जैसे आजकल जब जाते हैं पार्टीज वगैरह में, तो खड़े खड़े खाना खाते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। फिर खाना खाया और खूब सारा पानी पी लिया, उधर खाना खाया, गरम गरम खाना, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली। ये जो गलत में विरुद्ध आहार है, दूध के साथ नमक की चीज ले ली, दूध के साथ खट्टे फल ले लिए, खटा जूस ले लिए, तो ये भी कब्ज, दूध के साथ दही ले ली, ये भी पाचन की खराबी होगी और सारा खाना चिपक जाता है हाथों में, गैस बन जाती है। इसके बदले में जो मेरी सजेशन है, मैं तो चाहता हूं कि जो मैंने भी आटा चक्की दिखाई है आपको, तो आटा चक्की का मतलब ये था कि हम अपने मन मर्जी का आटा पीस के खाएं, ताजा आटा खाएं, और फ्रेश आटा हो और मिस्सा आटा हो, जिसे कहते हैं मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा कब्ज नहीं होने देगा। गेहूं, चना, जसपाल शास्त्री जी, राम जी, जसपाल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वर्मा जी, विनोद वर्मा जी जुड़े हैं। बड़ा अच्छा लगता है, वर्मा जी हमेशा जुड़ते हैं। जब वर्मा जी जुड़ते हैं तो इनके साथ वॉच पार्टी में हजारों लोग साथ में अटेंड करते हैं, उससे बड़ा अच्छा लगता है। योगेंद्र सिंह जी, राम, बहुत अच्छी बात है। मिस्सा आटे का उपयोग करें, जो मल्टीग्रेन मिनरल होता है, जिसमें की फाइबर्स की बड़ी हाई क्वालिटी होती है। गेहूं, चने, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, हम तो घर पे आटा चक्की लाइए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं अभी। तो उसमें हम 3-4 दिन का ही आटा पीसते हैं। अगर हमने आटा पीस लिया तो उसकी जो कीमत है प्रतिदिन 6 होती रहती है उसकी पोटेंसी। तो इसलिए फ्रेश आटे का ही उपयोग करें, इसका ध्यान रखना है। दालें जो हैं
साबुत मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, अरहर, छिलके वाली दालें हों, ज़्यादा रिफाइंड दालें ना हो, ये ध्यान रखना होगा। और डेयरी प्रोडक्ट्स जितना हो उसके ऑप्टिमम यूज़ करें। एक बारी में एक ही डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग करना है। मल्टीपल डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध है तो साथ में दही ना लें, तो ज़्यादा भारी चीज़ हो जाएगी तो आंतों को पचेगी नहीं। दूध, दही, घी, पनीर आदि इनका ऑप्टिमम यूज़ करें, इनका रेशनल जुडिशियल यूज़ करें। अननेसेसरी ज़्यादा की ताकत आएगी ऐसा सोच के ना लें कि इनमें कैल्शियम, विटामिन डी मात्रा में, अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन साथ में सब्जियां में हो। मेवे, ड्राई फ्रूट्स का जितना जरूरत है उतना उपयोग करें। ट्यूबर का उपयोग करें, गाजर, शकरकंदी, शलगम, पेठा, इनके बड़े अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं, इनका उपयोग करें। फलों में मौसम के हिसाब से एक तो पका हुआ अमरूद, ये देखिए ये कितना, जो अमरूद हमको जो तोड़ने से, हाथ से तोड़ने से, ये पकना, ये देखिए ये अमरूद है, ये मैंने तोड़ा हाथ से, ये टूट गया, ये अमरूद खाने के लायक है। इस अमरूद से कब्ज नहीं हो सकती, इसके बीज हैं, इन बीजों को हमें चबाना नहीं है, इनको पपोल के मुंह में और गुटकना है, फिर नहीं ये कब्ज होने देंगे। ये कब्ज का दुश्मन है ये अमरूद, पका हुआ अमरूद, जामफल कहते हैं, जम्बू द्वीप भारतवर्ष, जो भारतवर्ष हमारा ये एक अमृत के समान है, कब्ज के लिए रामबाण है ये अमरूद। ये देखिए पका हुआ अमरूद, इसको खाएंगे हम ऐसे तोड़ के, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने हरड़ भी दिखाई थी आपको, तो ये हरड़ जो है ये भी बहुत अच्छी रहती है। मैं अभी एक एक करके आपको सारा दिखाऊंगा। और ये हमारी आटा चक्की, जिससे हम घर पे आटा पीसते हैं, ये देखिए, ये अगर आटा पीसे ताज़ा खाएंगे तो उसे बड़ा ही लाभ मिलता है। तो अब मैं आपको और बताता हूँ, बाकी जो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, और बाकी केला, आंवला जो कि पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन सी, इनका भरपूर भंडार है। तो ये तो मैंने बताया आपको भोजन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे साथ पंडित मदन लाल दुर्वासा जी जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, हिमाचल से आपका हर एपिसोड देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। अभिषेक वशिष्ठ जी, राम जी, अभिषेक जी भी हर एपिसोड को देखते हैं, पिछले 3-4 महीने से लगातार जुड़े हुए अभिषेक जी। राम कुमार नवाल जी, नमस्कार जी। सर, टीथ के से खून आता है बहुत दिन से, देखिए टीथ से खून आता है, तो जब टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होते हैं तब हमारे मसूड़े फोके हो जाते हैं। जो मैंने बताया हरड़, अभी आपको हरड़ हमारी माँ के समान बताई गई है। ये हमारे पेट की रक्षा करती है, इससे खाए पिए का भोजन का पाचन अच्छा होता है, और 100% हमें भोजन से सारे मिनरल्स और विटामिन सी, सब ये चीज़ें मिलती हैं हमारे भोजन से। सारे मिनरल्स, सारे मल्टीविटामिन मिलेंगे, जिससे कि कभी दांत से खून नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए हरड़ का उपयोग करें, मिस्से आटे का उपयोग करें, और रेगुलरली योगाभ्यास, प्राणायाम करें, ये जरूर ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज के कारण क्या क्या होते हैं। एक एक कारण के बारे में अब आपको बताऊंगा। डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग ना करें, सिंपल खाना खाएं। एक कब्ज का बहुत बड़ा कारण है सामाजिक दायरा कम होना। सामाजिक दायरा अच्छा रखें। मैंने देखो, मुझे जिंदगी में कभी कब्ज नहीं हुई, मेरे को 90 सेकंड लगते हैं लैट्रिन करने में, 1-1.5 मिनट लगती है, 2 बाउल मूवमेंट्स में लैट्रिन हो जाती है। तो क्योंकि मैं खुश भी रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, तो खुश रहेंगे तो हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, हमें कब्ज हो नहीं सकती। और फिर खाना नियमित हो, जब कड़ाके की भूख लगेगी, कस के भूख लगेगी, तब हम खाना खाएंगे, फिर हमें कब्ज नहीं हो सकती। तो मैं तो पिछले 15 वर्ष से 2 टाइम खाना खाता हूँ। अब तो मेरे पिछले 3-4 साल से जो बच्चे भी हैं दोनों, वो भी 2 ही टाइम खाना खाने लगे हैं, जिससे कि बड़ा अच्छा पाचन रहता है। तो पेट भर के जब हम तब खाना खाएं जब हमें कस के भूख लगी हो, फिर कब्ज नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि भाई कब्ज। दूसरा, सामाजिक दायरा में बता रहा था आपको कि सामाजिक दायरा बढ़ाएं। थोड़ा सा समय निकाल के गौशाला में जाएं, मंदिर में भी जाएं, थोड़ा सा समय निकाल के अनाथाश्रम में जाएं, जिससे कि हमारे हार्मोनल बैलेंस ठीक रहे, हमें कब्ज ना हो, हमारी आंतों की मोटिलिटी अच्छी रहे, मोटिलिटी। तो उसके लिए हमारे हार्मोन का लेवल अच्छा होना चाहिए। हार्मोन हमारे अंदर तब अच्छे बनेंगे जबकि हमारी भावनाएं, सही भावनाएं होंगी, भावनाएं जागृत रहेंगी। तो भावनाओं को जागृत करने के लिए हमें थोड़ा सा समय सामाजिक सरोकार के लिए रखना चाहिए और अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा एनजीओ में भी जाके समय समय पे समय बटाएं, हाथ बटाएं, एनजीओ में भी ध्यान करें। फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बचपन से आदत रही है, पिछले 40 वर्षों से मम्मी के साथ जाता था और सुबह चींटी को आटा डाल दिया, बंदर को केले खिला दिए, गाय को डेली रोटी देनी। अभी भी मैं जाता हूँ गौशाला, मेरी गुड़िया भी साथ में जाती है, और फिर मछलियों को दाना डाल दिया, कुत्ते को रोटी दे दी। इससे भी हमारी भावनाएं जागृत रहती है, हमारे हार्मोन का लेवल अच्छा रहता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस हमारा काम करता है, फिर कब्ज नहीं होती। सामाजिक दायरा, ये देखिए, ये थे, मैंने बताया आपको कुछ पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कब्ज के कारण। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी ही हम एक वेबसाइट भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे कि ये सारे ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी तो ब्लर आता है, इसमें ब्लर पिक्चर आती है, बाद में पिक्चर भी आपको ठीक आएगी। तो ये इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक एज के साथ साथ बुढ़ापे, जैसी बुढ़ापा होता है तो मसल टोन,
मांसपेशियों की जो टोन स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, वो भी एक कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। तो उम्र के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को कम ना होने दें। तो मैंने बताया था कि फिजिकल एक्टिविटी जो है कि डेली फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखना वो कब्ज को ठीक करने का कारण है। डेली 2, 3, 4 किलोमीटर की वॉक भी करें, पहले सैर करना सीखें, फिर वॉक करना, दौड़ लगाना सीखें, उससे फिर कब्ज नहीं होगी। देर से सोना, देर से उठना और खाना खाते ही सो जाना, ये भी कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। अब मैं बात करता हूं कि कब्ज के अगले कारण के बारे में कि सिंथेटिक कपड़े ना पहने। अगर सिंथेटिक कपड़े होंगे या ज्यादा कपड़े होंगे, ओवर क्लोथिंग और सिंथेटिक क्लोथिंग, ये भी कब्ज का कारण है, इससे बचना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये देखिए। तो कपड़े जो इतना हो सके सूती और ऊनी कपड़े हों। मैंने तो ये कपड़े ज्यादा पहन रखे हैं, अब लोग नहीं तो सोचते नहीं कि डॉक्टर है, तो मैं तो कुर्ते पजामे में रहता हूँ अक्सर। और मैं जब भी बाहर कहीं भी जाता हूँ, करनाल से बाहर जाता हूँ, मैं जितनी भी ट्रैवलिंग करूँ, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, मैं कुर्ते पजामे में ही ट्रैवलिंग करता हूँ। सर्दियों में स्वेटर पहन लेता हूँ ऊपर से, तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े लगते हैं, लूज क्लोथिंग। अगर हम ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे या ज्यादा ओवर क्लोथिंग होगी, वो भी कब्ज का कारण है। सिंथेटिक क्लोथिंग कब्ज का कारण है, तो इनसे भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जितना भी हम आर्टिफिशियल जिंदगी में रहेंगे तो वो भी कब्ज का कारण होता है। तो हार्मोनल बैलेंस हमारा खराब होता है। और फिर गर्मियों में जूते जराब पहना, अगर गर्मियों में भी हम जूते जराब पहनेंगे तो भी कब्ज के चांसेस रहते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। एक सडन रूटीन चेंज अगर हो जाए, सडन रूटीन चेंज हो जाए, मान लो यात्रा में गए या किसी ने घर बदला या फिर भोजन में कोई चेंज आ गया, उससे भी कब्ज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारा सेशन लगातार रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फीडबैक दें, हफ्ते 10 दिन तक इन चीजों को फॉलो करके देखें। 10 दिन में आपको पता लग जाएगा। रेगुलरली जुड़े रहे। मैं संडे को तो लाइव होता ही हूँ, शाम को 4 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन सेशन होता है। आप मुझे इसी संडे को बताएं कि 2-3 दिन में भी अगर आपने चेंज किए तो कितना फर्क पड़ा। तो आजकल जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक तो बोतल का दूध पिलाते हैं तब कब्ज हो जाती है, एक फार्मूला फीड देते हैं, नकली दूध देते हैं डिब्बे वाला, उससे कब्ज होती है। एक बच्चों को ज्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनाते हैं, ज्यादा पैक करके रखते हैं, वो भी कब्ज का कारण है। जितना हो उसके बच्चों को इनर ना पहनाए, गर्म बनियान टी शर्ट ना पहनाए, सूती कपड़े हो, ऊन की स्वेटर हो, फिर कब्ज नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा पिछले 25 साल का अनुभव भी है, 7-8 लाख पेशेंट मैंने देखे हैं, और ये सभी ग्रंथों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, झुग्गी झोपड़े के बच्चों को कब्ज नहीं होती। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो महलों में रहते हैं, बच्चों को हमेशा पैक करके रखते हैं, उनकी कब्ज नहीं ठीक होती। तो इसका मतलब पैक करना भी बच्चों को कब्ज का कारण है। शाम को 6 से 10 पहना ले स्वेटर, सुबह 6 से 10 पहना ले। अगर दिन में जरा सी भी धूप आ गई है तो एकदम कपड़े कम कर दे। और इनर वगैरह तो बिल्कुल ना पहनाए, इनर टी शर्ट और गर्म बनियान ये तो बिल्कुल ना डालें। और रात को सोते इसमें रजाई उठाएं, खेस उठाएं, कंबल ना यूज करें, कंबल ना यूज करें। सिंथेटिक कवर वाले रजाइयां ना हो, सूती शाड़ वाली रजाई हो। नहीं तो जहां भी वेंटिलेशन बंद हो जाएगा बॉडी का, जब भी बॉडी का संपर्क वातावरण से टूटेगा तभी कब्ज हो जाएगी। तो ये भी कब्ज का कारण है। बाकी अचानक मैंने बताया रूटीन चेंज हो है तब भी कब्ज होती है। फिर कुछ दवाएं भी कब्ज का कारण होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए दवाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेते हैं तो उससे कब्ज हो सकती है, या फिर एंटासिड्स होते हैं, इनसे भी कब्ज हो सकती है। कोई दौरे की दवाइयां होती है, कार्बामेज़ेपिन वगैरह, उनसे भी कब्ज के चांसेस रहते हैं। और फिर मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं, कुछ पेन किलर, उनसे भी कब्ज हो सकती है। और तो कोडीन, खांसी की सिरपें जो होती हैं, उनमें भी कई बार कब्ज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लंबे टाइम से जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी कब्ज का कारण है। दूसरा, अब हम बात करेंगे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, ये भी कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। स्मोकिंग ना करें, ड्रिंक ना करें, इधर आओ गुरमीत, तो इससे भी बचना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। पैसिव स्मोकिंग भी कब्ज का कारण हो सकती है। पैसिव स्मोकिंग, यहाँ पे रबड़ गिर जाएगा मोबाइल, तो पैसिव स्मोकिंग से भी बचना पड़ेगा। फिर स्कूल में अगर जो बच्चे आते हैं वो स्कूल में टॉयलेट अगर पसंद आए तो ये भी कब्ज का कारण होता है। ये मैंने आपको बताया कारण। बाकी मैं देखता हूँ मेरे साथ परमार, करण, गुड जॉब जी, थैंक यू। मंजू, करतन, इनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सोनम नवीन जायसवाल, सर मुझे अपनी फैट को जल्द ही कम करना है। ये फैट कह रहे हैं जी, फैट को कम करना है। देखिए, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, मेरा पिछले 35 सालों से 45 किलो ही वजन है। ये मेरा सूट मेरी शादी का सूट है। आज से 25 साल पहले मैंने सूट बनवाया था ये, और ये मेरे अभी कामयाब है, ठीक है ना। 1 किलो वजन बढ़ा ना 1 किलो वजन घटा। वजन तब बढ़ेगा नेसेसरी जब हमने मेहनत नहीं करी होगी। कब्ज का और वजन बढ़ने का आपस में एक दूसरे से रिश्ता है। आगे एक सेशन में मोटापे पे ही करूंगा, ओबेसिटी के बारे में। तो वजन हमारा ना बढ़े, कब्ज हमें ना हो, तो हमें क्रियाशील रहना है। मैं तो रनिंग करता हूँ 10 किलोमीटर की, जो मुझे 1 घंटा लगता है रनिंग में, 10 किलोमीटर की रनिंग में, और 2 टाइम खाना खाता हूँ। और हफ्ते में 1 व्रत रखें, हफ्ते में 1 व्रत जरूर रखें, उससे सारा शरीर का ओज ठीक रहता है, उससे फिर दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज का ध्यान रखें। तो इसमें
फिजिकल एक्टिविटी अच्छी चाहिए, अब माइंडसेट ठीक रखना चाहिए। कई बार छिपकली कहते हैं, स्वामी रामदेव जी भी बोलते हैं कि छिपकली ऐसे लगी होती है छत पे, उसे लगता है कि मैंने भार उठा रखा है। तो फालतू का टेंशन ना रखें कि दुनिया हमारी वजह से चल रही है, दुनिया तो चलेगी चलेगी, आप खुश रहें, भगवान का नाम लें, सुबह शाम समय थोड़ा बहुत स्वाध्याय करें, भगवान का नाम लें, जप करें और भजन कीर्तन भी करें, उससे फिर कब्ज नहीं हो सकती। अगर हम टेंशन में रहेंगे, निगेटिव थिंकिंग में रहेंगे, तब कब्ज रहेगी। तो अपना काम अच्छी तरह से करें, ऐसा ना हो कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, काम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान कुछ रहे। जब खाना खा रहे हैं तो खाने में ध्यान हो, जब हम कोई झाड़ू लगा रहे हैं झाड़ू लगाने में ध्यान हो, जब पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में ध्यान हो, जब बात कर रहे हैं कस्टमर के साथ तो कस्टमर में ध्यान हो। तो ऐसे खुश होकर काम करेंगे तो हमें कब्ज हो नहीं सकती, ये ध्यान रखना है। एक ब्रह्मचर्य का पालन करें, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमें कब्ज हो नहीं सकती, लाइफस्टाइल डिसीज हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे बॉडी के स्टेरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। अगर स्टेरॉइड हार्मोन बह गए फिर तो हमें बीमारियां होंगी, तभी दमे की बीमारी होती है, तभी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, क्योंकि इसमें अच्छे हार्मोन तो चले जाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और बेकार हार्मोन बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं। अगर बच्चों में देखें 4 साल के 5 साल के बच्चे में कैसे ब्रह्मचर्य का नुकसान होता है, जंक फूड खा के। अगर बच्चे जंक फूड खाएंगे, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, ज्यादा मीठा, ज्यादा मैदा खाएंगे, तो उससे उनके बॉडी के जो अच्छे स्टेरॉइड हार्मोन है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर उनको फिर दिक्कत होती है, तब उनके ब्रह्मचर्य का खंडन होके और फिर उनको वो भी बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं। चाहे कब्ज की बीमारी हो, चाहे खांसी जुकाम बलगम की बीमारी हो, जो भी लाइफस्टाइल डिसीज, इन्फेक्शन के लिए भी जल्दी प्रोन हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का ये तरीका है कि भगवान में ध्यान रहे, हफ्ते में एक बार व्रत रखेंगे तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। सुबह के समय स्वाध्याय भी करें, गीता का रामायण का स्वाध्याय करें, तब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, फिर नहीं दिक्कत होगी। तो ये मैंने आपको थोड़े से कारण बताए हैं कब्ज के। अब मैं बात करता हूं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि कब्ज हमें ना हो। ये एक स्क्रीनशॉट भी ले लें आप, ये स्क्रीनशॉट ले लें कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज मॉड्यूलेशन करने होते हैं जिससे कि हमें कब्ज ना हो। एक तो सुबह उठते ही पानी पिए। कई लोग बेड टी पीते हैं, बेड टी नाले, ये सब जहर है। टी नाले में उसका अल्टरनेटिव बताता हूं आपको। और बच्चों को भी एकदम उठते दूध ना दें, पहले पानी पी के और थोड़ा बहुत चलाएं फिराएं, फिर मालिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4:30 बजे को, सुबह 4:30 बजे खूब मालिश हो, फिर खूब स्नान हो, 2-3 बाल्टी पानी से स्नान करें, नवाए पानी से। खुली हवा में सुबह शाम 3-4 किलोमीटर की वॉक करना भी सीखें, फिर दौड़ लगाना सीखें। पहले 1 महीना सैर करना सीखने 4 किलोमीटर की। कंजूसी नहीं करनी चीजों में, मालिश में, नहाने में, लंबी लंबी सैर करने में कंजूसी ना करें, खुल के सैर करें, दौड़ लगाएं, फिर नहीं कब्ज हो सकती। कब्ज तो बिना मेहनत की होती है। जब मेहनत करेंगे, अच्छे काम करेंगे, फिर नहीं। जब भूख लगे तभी खाना दें, चाहे खुद खाना खाएं या परिवार के सदस्य को देना, खूब कस के भूख लगने पे खाना दें। बर्तन पीतल के बर्तन का उपयोग करें। देखिए हम लोग पीतल के बर्तन का उपयोग करते हैं, ये है पीतल के बर्तन, कलई करके, इनमें नहीं कब्ज हो सकती। अगर स्टील के बर्तन उपयोग करेंगे तो उनमें टॉक्सिन ज्यादा बनते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। ये पीतल के बर्तन हमने 15 साल से यूज करते हैं। जब राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए थे, राजीव दीक्षित जी जब हमारे घर आए, उन्होंने सजेशन दिया और तब से हमने शुरू कर दिए। अच्छा, दूसरा है क्या खाना खाएं, क्या ना खाएं, इसका भी ध्यान रखना, जो मैंने अभी लिस्ट आपको दिखाई है। फिर सामाजिक दायरा बढ़ाने से भी कब्ज नहीं होती। भोजन के बाद 10-15 मिनट वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठ के बताएं। एक बार अश्विनी जी मिश्रा जी हमारे साथ में, जितेंद्र गुप्ता जी हैं, ये योग के शिक्षक है, एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं योग के, ये बहुत सारे लोगों को योग सिखा चुके हैं। कोई तो वज्रासन में ऐसे कितना आसानी से कुछ भी अपना मनन चिंतन भी करते रहे और बैठे ऐसे, तो बड़ा वो है, इजी है, ये करें। और फिर पानी पीने के बाद सुबह खाली उठ के या फिर शाम को भी अगर खाना खाने से पहले, खासकर सुबह शंख प्रक्षालन के वो भी करेंगे अभ्यास। जब पानी पी के कुछ अभ्यास करते हैं, जैसे कटी चक्रासन, खड़े होके ये सीधा ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे ये पीछे घूम के ऐसे, ये देखिए, इससे जो है छोटी हाथ और बड़ी हाथ, इनके ऊपर पूरा स्ट्रेचिंग होती है। मेजेंट्री, यहाँ पे हमारी छोटी हाथ बड़ी हाथ होती है, मेजेंट्री होती है, इस पे स्ट्रेचिंग होती है। फिर वापस दूसरी तरफ, ये हो गया कटी चक्रासन, ऐसे, ये हो गया कटी चक्रासन। इसके बाद पादहस्तासन, ये पानी पीने के बाद पादहस्तासन, पूरा नीचे धीरे धीरे ऐसे, शाबाश, कितनी लचीला शरीर है, देखिए ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है अच्छा सिंपल खाना लेने से। और उसे वापस, अब मैं त्रिकोणासन, पैर फैला के, हाँ ऐसे, ये देखिए जितेंद्र जी करने, अश्विनी जी करने त्रिकोणासन। ये अगर ऐसे आसन करेंगे, इससे छोटी हाथ बड़ी हाथ सबकी स्ट्रेचिंग हो रही है, इससे नहीं कब्ज रह सकती पानी पीने के बाद। अब कागासन बैठ के, जैसे बैठ के पानी पी रहे हैं स्क्वाटिंग पोस्चर में, खाली पंजों के बल बैठ के, हाँ अब जैसे पानी पीना है हमें, बैठ के पानी भी पीते रहे बेशक, ऐसे समय लगाए थोड़ा सा, इससे भी फायदा होगा। अब एक बार लेट के करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ योगाभ्यास कब्ज के लिए क्या बेस्ट योगाभ्यास हो सकता है, ये बता रहे हैं करके। हाँ, अब हम करेंगे मंडूकासन। ये योगाभ्यास मैं तो पिछले 15 वर्षों से योग करता हूँ,
तो मैं एक योगी डॉक्टर हूं और मैं योग की सलाह देता हूं कि आपको एक भी पैसा ना खर्च करना पड़े कब्ज के लिए, बीमारी के लिए दवाई ना लेनी पड़े। जैसे मुझे कभी कब्ज नहीं होती लाइफ में, ऐसे ही मैं चाहता हूं आपको कभी नहीं होगी। ये दुनिया के सबसे अच्छी प्रोटोकॉल है कब्ज के लिए। दुनिया में इससे अच्छा कोई इलाज नहीं होता कब्ज का, जो मैं बता रहा हूं। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। मैं आपको लॉन्ग टर्म भी बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में एक्यूट भी बताऊंगा। अब मंडूकासन के बाद में मंडूकासन के बाद में शशाकासन। एक बार ये देखिए, लंबी सांस ले ली, गहरी लंबी सांस, सांस को भर लिया, फिर सांस खाली करके सारी, ये देखिए दंडवत, दंडवत प्रणाम करना धरती माता को, इससे होती है कब्ज दूर। ये शशकासन हो गया। वापस वापस अब करेंगे भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, शाबाश। वैसे नहीं, भुजंग, हाँ ऐसे करके दोनों पैर चौड़े कर लो आप। अब कंधे के ऊपर से दूसरे पैर को देखना ऐसे, इससे स्ट्रेचिंग होती है छोटी हाथ की, बड़ी हाथ की। ये कब्ज के लिए बड़ा अच्छा वो है। वापस अब हम करेंगे शलभासन, शलभासन, ये था, इससे कब्ज नहीं रहती। वापस वापस अब सीधा लेट जाएं। मरकटासन, बंदर की तरह से पोज, जैसे बंदर का शरीर बड़ा लचीला होता है, कमर बड़ी लचीली होती है। ये देखिए, अब उत्तान पादासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे धीरे से। ये देखिए, अब इससे पेट की जो ये मांसपेशी है कितनी टाइट हो रही है, ये देखिए, ये मांसपेशी, अब इसमें कुछ दिक्कत हो नहीं सकती, इतना टाइट यहाँ पे होगा, तो ये गूंथने की शक्ति रहेगी, सारे खाए पिए को सारा पचा लेगी। इससे मांसपेशियां हमारी स्ट्रांग होती हैं। नहीं तो पसरा पड़ा रहता है पेट, चौड़ा चौड़ा पेट रहता है और सारा उसमें सारा जाम रहता है सिस्टम, इससे मांसपेशियां अच्छी होती हैं। वापस अब हम करेंगे एक बार पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, शाबाश। ये बस अब पादांगुश नासा स्पर्शासन, ये अब पूर्ण पादांगुश नासा, देखिए इससे हो रहा है सारा, यहाँ पे यहाँ जोर पड़ रहा है पूरा। ये पूर्ण पादांगुश नासा स्पर्शासन कितना अच्छा, यहाँ से मांसपेशी पे यहाँ की हमारी स्टाउट हो रही है, जो खाए पे को 100% पचा देंगी, इससे फायदा मिलता है। ये हो गया ये अभ्यास। ये थे मैंने कुछ योग के अभ्यास। अब एक बार कपालभाति करके दिखाएं बैठ के। आपको मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या अभ्यास करे हैं, जिससे कि आप आगे भी कर सकते हैं। हाँ, ये कपालभाति और एक अनुलोम विलोम करके दिखा दीजिए। एक जितेंद्र जी कंधरासन करके दिखाएं। कंधरासन कब्ज के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। अश्विनी जी ये योग के एक्सपर्ट ट्रेनर है, जो 15 साल से लगातार योगा अभ्यास कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ 15 साल से। ये देखिए कंधरासन कितना अच्छा अभ्यास है। इसमें यहाँ के जो है, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है छोटी हाथ की बड़ी हाथ की, वो सुचारू होती है, फिर दिक्कत होती है। धन्यवाद, थैंक यू जितेंद्र जी। तो ये हमने किया योगाभ्यास, ये बड़ा अच्छा अभ्यास था। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं आप, एक बार करके दिखाइए अश्विनी। ये इसको ना चाहिए, इसको ठीक कर देगा। ये है योगाभ्यास का पैकेज, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ बताई। अब मैं बताता हूँ कि अगर कब्ज का शक लग रहा है और अभी इमीडिएटली हमें ज़्यादा दिक्कत है, तो हमें ये टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। एक तो उंगली, ग्लव्स पहन के उंगली डाल के हमें पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। पेट के एक्सरे की भी आवश्यकता पड़ जाती है। बेरियम इनेमा करना पड़ता है। कभी कभी रेक्टल मैनोमेट्री करनी पड़ती है प्रेशर देखने के लिए। रेक्टल बायोप्सी भी कभी करनी पड़ती है। कोलोरेक्टल ट्रांजिट स्टडी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम हमें क्लिनिकल ग्राउंड्स पे ही हम वो कर लेते हैं और डायग्नोसिस बना लेते हैं और ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो ये देखिए फाइबर युक्त जुलाब, एक तो फाइबर सप्लीमेंट, फिर ऑस्मोटिक डायरिया के लिए दवाइयाँ देनी मैं आपको दिखाता हूँ। लुब्रिकेंट भी देने पड़ते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स देने पड़ते हैं, सोडियम पिकोसल्फेट की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिखाओ गुरमीत, देखिए ये तो है स्टूल सॉफ्टनर, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का स्टूल सॉफ्टनर है। अक्सर इससे काम चल जाता है, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। 2 चम्मच एक बार ले लिया हमने पानी में घोल के, फिर अगर प्रोटीन ना आए, स्टूल पास ना हो तो बाद में ले सकते हैं। एक ये सोडियम पिकोसल्फेट की सिरप है। ये बहुत, इसका जैसे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट होता है, बड़ी फीकी वो होती है, ये बड़ी विस्कस ज़्यादा नहीं होती। ये भी ले सकते हैं। और एक ये आयुर्वेदिक हर्बल प्रिपरेशन भी है, ये भी ले सकते हैं। वैसे मेरा सबसे अच्छा जो है लॉन्ग टर्म में चाहता हूँ कि हरड़ मुरब्बा लें। हरड़ को माँ का दर्जा दिया गया है। ये इतनी अच्छी चीज़ है हरड़ मुरब्बा। ये घर में बना, मेरी वाइफ तो घर में बना लेती है। लाना राहुल, तो ये हरड़ घर पे भी बना सकते हैं। तो हरड़ मुरब्बा में भी आपको प्रोसेस भी, रेसिपी बता दूंगा बनाने की। तो इसकी एक हरड़ अगर ले लेंगे खाना खाने के आधे घंटे के बाद, तो उससे अब लगाओ, तो उससे फिर दिक्कत नहीं आएगी, उससे मोशन अच्छे हो जाते हैं। बाकी जो इसी की एक ये सनाई के पत्ते होते हैं, कभी कभी बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। ये सनाई के पत्ते इतने 1 चम्मच पत्ते ले लिए, 5-6 चम्मच पानी में उबाल के, जब पानी आधा रह जाए थोड़ा सा गुड़ डाल दें उसमें, या देसी खांड डाल दें,
ऐसी कच्ची हरड़ ले आओ मेडिकल स्टोर में से, कच्ची हरड़ मेडिकल स्टोर में। तो इस सनाई के पत्ते थोड़े पानी में उबाल के, जब पानी आधा रह जाए थोड़ा गुड़ डाल दें, वो पानी भी निचोड़ के पत्ते हटा दें छान के और पानी पिला सकते हैं। एक ये मैक्रो गोल्ड का शैशे भी होता है, एक शैशे सुबह एक शैशे शाम, सुबह शाम 2-3 दिन तक देने के लिए, इससे भी स्टूल पास हो जाते हैं। और ये सोडियम पिकोसल्फेट की टैबलेट भी आती हैं, ये टैबलेट सोडियम पिकोसल्फेट की, इससे भी 2 गोली एक बार दे दी, अगर 2-3 घंटे में स्टूल पास ना हो तो फिर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये हरड़ मुरब्बा घर पे कैसे बनाएं। ये हरड़ मुरब्बा, इसको पहले भिगो के रखते हैं पानी में 4-5 घंटे के लिए, फिर इनको देसी घी में भून लें, इनको हरड़ को देसी घी में भून के फिर चाशनी बना के, देसी खांड की चाशनी बना के उसमें डाल दें, फिर ये हरड़ मुरब्बा बन जाएगा। ये बड़ी जादू की दवाई है, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको माँ का दर्जा दिया गया, हमारे पेट की रक्षा करती है, कब्ज नहीं होने देगी। और अब जो है फिर कभी कभी हमें ग्लिसरीन की बत्ती होती है, ये पोटी वाली जगह में लगा के हम पोटी करा सकते हैं, ये बड़ी आसान होती है। ग्लिसरीन की बत्ती, ये देखिए, ये ग्लिसरीन की बत्ती है, ये इसको छील के, इसमें मोम है तो पोटी वाली जगह में लगा के 10 मिनट के लिए रोक के रखें, फिर उससे पोटी जाएगी। नहीं तो फिर ये इनिमा होता है, इनिमा, ये सोडियम पिकोसल्फेट का इनिमा। ये आज एक मदर आई थी मेरे पास, प्रेग्नेंट मदर थी, 7वां महीना था उनको, प्रेगनेंसी का 7वां महीना था, तो उनको हमने इनिमा लगाया, उससे पोटी कराई। प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, इससे भी बड़ी हेल्प मिल सकती है कि इनिमा करने से। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी की नौबत आती है। एक जो लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी, एक ये पपीता है, जो पपीता है ताज़ा पपीता खाएंगे इससे भी फायदा रहता है, और ये अमरूद से भी फायदा है। एक ये एलोवेरा, एलोवेरा भी गुदा इसका ले सकते हैं सुबह शाम, इससे भी कब्ज में हेल्प मिलती है। बाकी मैं, जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चाय कॉफ़ी ना लेके अगर सुबह तो ले लें गिलोय का काढ़ा, जैसे जो हम लेते हैं, हमें कभी लाइफ में कब्ज नहीं होती, हमारा जड़ी बूटियों में पूरा विश्वास है। और मैं यही मैसेज, यही मैं संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि इसका गिलोय का काढ़ा बना के ले लें। सुबह के टाइम गिलोय का काढ़ा, जैसे 3 इंच की गिलोय, ऐसे 2-3 इंच गिलोय, और आधा गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए उबल के, तो फिर उस पानी को पी लें, नवाए पानी को पी लें, तो केवल गिलोय का काढ़ा ही अच्छा है। ये सारी बीमारियों से दूर करता है, वात पित्त कफ। जब वात बढ़ जाता है, पित्त और कफ कम रहता है, तब हमें कब्ज होती है। तो ये वात पित्त कफ का बैलेंस बनाता है, और बड़ा ही इससे पाचन भी अच्छा रहता है, और पूरी शरीर की हमारी इम्यूनिटी हाईएस्ट रहती है। सारे अंदर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो अच्छा काम करती हैं। और दूसरा शाम के टाइम में अगर लेनी है तो अर्जुन का छाल का काढ़ा ले सकते हैं, जिससे कि लाभ मिले। तो ऊपर सौम्य है, तो कहना कि भी शंख ले आएगी नीचे, एक मैंने रीना ले आएगी, रीना से कहना मंदिर में से ले आएगी उठा के हाथ धो के। तो दूसरा मैंने शंख बजाने का ही बताया था कि शंख बजाने से हमारी वेगस नर्व, जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, और फिर सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है अगर ईड़ा और पिंगला का बैलेंस ठीक रहे। तो अक्सर ये देखा जाता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम लोगों का ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं। सिस्टम, मंदिर में शंख रखा, हाथ धो के ले आना। तो ईड़ा, तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाए, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा हो जाए, उसके लिए हमें शंख बजाना चाहिए। शंख बजाएं, ये ले जाओ उसका। तो हमारी पिंगला नाड़ी को एक्टिव करने के लिए, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा हो जाए, उसके लिए हम प्रतिदिन शंख बजाएंगे। मेरी शंख वाली वीडियो बड़ी ही ज़्यादा लोगों ने सराही है। मेरे पास बद्रीनाथ से फ़ोन आया, मेरे पास तिरुपति बालाजी से फ़ोन आया, और वहाँ से जगन्नाथपुरी से भी फ़ोन आया, दिल्ली से फ़ोन आया, वैष्णो देवी से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े सारे NGOs मेरे साथ जुड़ गए हैं कि डॉक्टर साहब आप समाज की सेवा में लग रहे हैं, आप MBBS MD डॉक्टर होकर भारतीय संस्कृति को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे साथ जुड़ गए, वायरल हरियाणा, वायरल अड्डा, करनाल प्लस, और डिफरेंट साउथ के NGOs, दक्षिण भारत के NGO जुड़ गए हैं कि डॉक्टर साहब आप डिफरेंट लाइव सेशन करें, हम आपके साथ हैं। तो अब मैं 1000 लाइव सेशन करूंगा हर बीमारी के बारे में। आप मेरे को बीमारी का नाम भेजिए, मैं उसी पे लाइव सेशन करूंगा, और आपको कैसा लगा आप रिएक्ट कीजिए। मैं आंसर भी दूंगा। अभी जब लाइव सेशन खत्म होगा मैं तब भी आंसर सबके दूंगा, आप चिंता ना करें। और जो भी बीमारी है, क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज है बीमारी से बचने के बारे में, बिना दवाई के हम कैसे नहीं, क्योंकि मेरे पापा 90 वर्ष के हैं, लगभग 88 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के होने वाले हैं, 100% हेल्दी हैं, निरोगी हैं, योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और सैर भी करते हैं, लंबी सिंपल खाना खाते हैं। हम लोग, मैं 15 वर्षों से 2 टाइम खाना खाता हूँ। ये घर की आटा चक्की है हमारी, ये आटा चक्की मैंने भी आपको दिखाई थी, तो इसमें पीछे 15 वर्ष हो गए। तो मेरे जो साधु हैं और जो मेरे कई रिलेटिव्स हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है वो मेरे से जरूर पूछते हैं फ़ोन करके, चाहे वहाँ पे डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन मेरे से कंफर्म करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा जो भी सिंपल। मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ, 15 दिन के लिए रह जाओ,
चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या कॉन्स्टिपेशन हो, कोई भी बीमारी हो, हमारे घर में रहने से ही बीमारी ठीक हो जाएगी एक हफ्ता, क्योंकि हमारे बड़े वाइब्स पॉजिटिव रहते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक रहते हैं। अब मैं आपको राम सैनी जी, केशव दत्त जी, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा टाइम के साथ, मैं सारे सवालों के जवाब समय के साथ दूंगा भी। और आगे कल भी हम करेंगे, कल हम करेंगे कमर दर्द के बारे में और जो जोड़ों के दर्द के बारे में, क्योंकि सर्दियों में इस तरह के बहुत सारे वो रोग हो रहे हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राहुल दिखाओ। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो मैंने बताया था भी कब्ज क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी ज्यादा। कब्ज ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप हाईएस्ट लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि समाज सेवा में आपका भी नाम हो, आप भी पुण्य के भागी बने। तो जितना, अब मैं थोड़े से घरेलू नुस्खों के बारे में बताना चाहता हूं। तो घरेलू नुस्खे जो हम क्या क्या कर सकते हैं पूरे, ये शेयर जरूर करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि शेयर करने से भी आपका, मेरे पास इतने सारे लोगों के वो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप भी इसे अच्छे काम में भागी बने। एक तो पके हुए फल, अमरूद, पपीता, नारियल का पानी वगैरह ये जरूर लें। पत्ता गोभी, शलगम, गाजर, चुकंदर, लौकी, पालक, पालक आदि का स्मूथी बना के ले लें, उससे बड़ा फायदा रहेगा। बाकी एलोवेरा, नींबू, इनसे भी उपयोग, इनके से भी फायदा रहेगा। अलसी का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्लैक्स जो सीड्स हैं वो बड़े फायदेमंद रहते हैं। और थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा घी डाल के जरा सा वो भी कभी कभी लेते हैं, कि थोड़ी सी नॉर्मल चिकनाहट मेंटेन रहे हमारी बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर। बाकी हरड़ मुरब्बा मैंने बता दिया। त्रिफले का उपयोग कर सकते हैं और अलसी के बीज का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। अंजीर, मुनक्का और किशमिश, इनका भी जो नेचुरल मिठास है ये कभी कब्ज नहीं करती। जो आर्टिफिशियल मिठास है, जितनी भी चीनी होगी वो कब्ज का कारण है। और किशमिश, अंजीर अगर भिगो के लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हल्दी का भी उपयोग करते हैं, कच्ची हल्दी का उपयोग। गिलोय का काढ़ा मैंने आपको बताया, सनाई के पत्ते मैंने बता दिए। बादाम रोगन भी थोड़ा सा किसी ना किसी रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। मीठा सोडा भी एसिड को खत्म करता है। और चोकर सहित मिर्च से आटे का उपयोग करें। ये थे हमारे वो। अब जो आपने जो क्वेरीज कर रखी हैं, मैं इन सब क्वेरीज का समाधान मैं आंसर दूंगा बाद में। आप इसको वीडियो को हाईएस्ट शेयर करें और हमारे जितनी हमारी वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स को विजिट करें। ये देखिए हमारे हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म्स। मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारे हॉस्पिटल का भी एक बार ओवरव्यू रखें। ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हमारा रिसेप्शन है। बड़ा ही नेचुरल फॉर्म में बनाया है हमने हॉस्पिटल। ये मेडिकल स्टोर है, ये क्योंकि शुरू से ही हमारा नेचुरल वो रहता है एटीट्यूड। ये सारे ग्रीनरी लगी है बाहर। और ये हमने रोगों के मूल कारण यहाँ दिखाए हैं, सभी रोगों के मूल कारण स्वस्थ। ये मेरा बेटा है, बेटा अब 24 साल का हो गया, MBBS कर रहा है बेटा। और गुड़िया भी है। ये मैं कब्ज का भी आपको और थोड़ा सा और बताता हूँ। पहले मैं एक बार आपको अपना हॉस्पिटल दिखा पे, नेशनल हाईवे GT रोड, इधर दिल्ली है, इधर चंडीगढ़ है। और ये हमारी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है बच्चों का। और वैसे मेरा ओवरऑल सबकी हेल्थ में ये पेड़ है, ये विष्णु भगवान का रूप है। तो मैं भी आपको शंख बजा के दिखाता हूँ एक बार। शंख की वीडियो को बहुत सारे लोगों ने सराहा। शंख बजाने से भी हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है और कब्ज दूर होती है। शंख बजाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। हार्ट अटैक हो नहीं सकता शंख बजाने से, क्योंकि मैंने बताया कि कब्ज से बड़ी सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, पाइल्स की। और डायबिटीज को बढ़ावा मिलता है, कैंसर को बढ़ावा मिलता है कब्ज से, मोटापे को बढ़ावा मिलता है, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है कब्ज की वजह से। तो आर्थराइटिस ना हो, हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस ना हो उसे। अब एक बार मैं शंख बजा के दिखाता हूँ आपको। ये है शंख की आवाज। तो शंख से हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम,
जो दो तरह के हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो वो हार्मोन जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, एक वो हार्मोन जो स्ट्रेस को दूर करते हैं। नॉर्मली स्ट्रेस वाले हार्मोन्स एड्रेनलिन और कैटेकोलामिन्स ये बढ़े रहते हैं, लेकिन हमारा डोपामिन हार्मोन बढ़े उसके लिए हमारी वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है शंख बजाने से, और इससे बहुत सारी बीमारियां, अधिकतर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है, सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है शंख बजाने से। तो प्रतिदिन कम से कम 3-3 बार सुबह शाम शंख बजाएं, उससे बड़ा लाभ मिलता है। अगर 3-3 बार शंख बजाएंगे सुबह शाम आप लोग, तो पूरे घर में अच्छे वाइब्स रहेंगे। एक मैंने बताया था कि घर के ऊपर झंडा अगर लगा रहेगा तो झंडा भी हमारे को स्ट्रेस से दूर रखता है, और स्ट्रेस सारी डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन भी कब्ज की से पैदा होता है, कब्ज से पैदा भी होता है डिप्रेशन, तो उससे भी बचेंगे हम। तो सुबह शाम शंख का भी उपयोग करें, घर में ध्वजा भी लगा लें, एक गंगा जल का भोग लगा के ही भोजन लें। तो मैंने कल बताया था कि हम लोग 15 वर्षों से हमने लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए हैं, तो सुबह शाम उनका भोग लगा के गंगा जल और तुलसी के पत्रों से भोग लगा के फिर हम भोजन लेते हैं, तो हमें कभी बीमारी नहीं होती। अगर हमारा सात्विक जीवन रहेगा तो बीमारी छू नहीं सकती, हमें कभी डर नहीं लगता बीमारियों से, ना इन्फेक्शन से, ना कोई लाइफस्टाइल डिसीज से, ना हमें हो सकती है। हमें भगवान का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि हम भगवान के काम में रजामंदी रखते हैं। कभी ऋतुओं की निंदा ना करें, हाय भगवान ने इतनी गर्मी कर दी, इतनी जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, ये तो भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। हमें उनकी बात माननी है, हमें उनके गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक चरक संहिता देना अंदर से, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, मेरी ओपीडी भी दिखाता हूँ। मैंने भी आपको ओपीडी नहीं दिखाई, ये हमारी ओपीडी है, ये देखिए, ये हॉस्पिटल में ये देखें, ये ओपीडी है हमारी, और ये चरक संहिता है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में मैंने इसको फॉलो किया चरक संहिता को जैसे, और फिर मुझे इसका फायदा मिला है। इसमें लिखा है चरक संहिता में, ये देखिए, ये चरक जी के ही समझ लो, इनके साथ के ही थे आचार्य सुश्रुत। इन्होंने जैसे प्राकृतिक जीवन शैली से जीवन जिया, मेरे ये आदर्श हैं, मैं तो इनको फॉलो करता हूँ लाइफ में, तो इसका मुझे फायदा मिलता है। तो आप भी फॉलो करें। बाकी जो भी आपकी क्वेरी हो आप संपर्क करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।